आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बिहार स्टेट एग्जाम्स प्रिपरेशन चैनल में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा विटेकर ने 1969 में 5 जगत प्रणाली के बारे में बताया। उसी 5 जगत प्रणाली के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हमने उन्हें देखा। अब उसी पे रिलेटेड ये एक फ्लो चार्ट बनाया गया है जो कि किसी भी एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण फ्लो चार्ट है। इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सभी जीवधारियों को दर्शाया गया है। सभी के सभी जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी सजीव हैं, उन सभी के लिए ये फ्लो चार्ट बनाया गया है। यहाँ पे जीवधारियों में सबसे पहला जो वर्गीकरण किया जाएगा, विभेदीकरण किया जाएगा, वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक अर्थात कोशिकाओं में केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर ये पहला वर्गीकरण किया गया। तो यहाँ पे केंद्रक अगर उपस्थित है, मौजूद है, तो वो यूकैरियोटिक, अगर उपस्थित नहीं है तो वो प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत केवल एक ही वर्ग आता है जिसका नाम है मोनेरा। एक ही जगत है जो कि प्रोकैरियोटिक्स में आते हैं, वो है मोनेरा। इसके अलावा सभी के सभी जो है वो यूकैरियोटिक हैं। तो इसे पढ़ने के लिए अगर पूछा जाएगा कि मोनेरा क्या है, तो ऐसे जीवधारी जो प्रोकैरियोटिक अवस्था में है, जिनकी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक है, वे सभी क्या है? मोनेरा है। प्रोकैरियोटिक है, एक कोशिकीय हैं, ये सभी मोनेरा में आएंगे। यूकैरियोटिक्स का फर्दर डिवीजन हुआ दो वर्गों में, एक कोशिक, एक बहुकोशिक। एक कोशिक जिसके पास एक कोशिका है और जिसमें बहुत सारी कोशिका है, उनको बहुकोशिक वर्ग में रखेंगे। इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक कोशिक में केवल एक ही वर्ग है, प्रोटिस्टा, अर्थात समस्त जीवधारी जो यूकैरियोटिक है और एक कोशिकीय हैं वो प्रोटिस्टा कहलाएंगे। तो प्रोटिस्टा का एक ही विकल्प हो गया कि ऐसे एक कोशिकीय जीवधारी जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने हैं वो प्रोटिस्टा कहलाएंगे। और इन्हीं में अगर बहुकोशिक में आ जाए तो बहुकोशिक में भी दो तरह के होंगे। एक तो होंगे कोशिका भित्ति सहित, जिसके पास कोशिका भित्ति होंगे, और एक कोशिका भित्ति रहित, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होंगे। कोशिका भित्ति जिनमें नहीं होंगे उनको समझ लेते हैं। उनमें केवल एक वर्ग है, एनीमेलिया, जिसको जंतु बोलते हैं। जंतु जो वर्ग है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होंगी। तो जंतु या एनीमेलिया के विषय में हम लोग कह सकते हैं वैसे जीवधारी जो यूकैरियोटिक हैं, जो बहुकोशिक हैं और जिनके पास कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, वो एनीमेलिया या जंतु वर्ग में आएंगे। ये भी एक किंगडम है। तो यहाँ पे प्रोटिस्टा एक किंगडम, सॉरी मोनेरा एक किंगडम, सेकेंड प्रोटिस्टा किंगडम, और थर्ड हम लोग एनीमेलिया किंगडम को देख लिया। अब कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनके पास कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति में भी दो तरह के होंगे, एक फंजाई और प्लांटी है, बट इन दोनों में भी अंतर स्थापित करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे ऐसे जीवधारी जो यूकैरियोटिक है, जो बहुकोशिक है, जो कोशिका भित्ति सहित है किंतु प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, वो फंजाई कहलाएंगे। और जो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है वो प्लांटी कहलाएंगे। तो इस फ्लो चार्ट के आधार पर आप किसी की भी चीज़ की परिभाषा आसानी से लिख सकते हैं। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि एनीमेलिया की परिभाषा लिखें, तो आपको देखिए कैसे लिखना है, समझिए। ऐसे जीवधारी जो यूकैरियोटिक जीवधारी हैं, जो बहुकोशिक हैं और जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, रहित मतलब नहीं पाई जाती, वो जंतु या एनिमेलिया किंगडम के अंतर्गत आएंगे। वहीं अगर फंजाई के बारे में कहना हो तो कैसे कहेंगे? ऐसे जीवधारी जो यूकैरियोटिक हैं, जो बहुकोशिकीय हैं, जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है किंतु प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, फंजाई कहलाते हैं। अब इसी के तरह अगर हमें प्लांट्स के बारे में बोलना हो तो ऐसे बोलेंगे, ऐसे समस्त जीवधारी जो यूकैरियोटिक जीवधारी हैं, जिनकी कोशिका यूकैरियोटिक है, जो बहुकोशिक है, उनमें एक से अधिक कोशिकाएं हैं, और जो कोशिका भित्ति जिनमें मौजूद होती है, जिनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मौजूद होती है, एवं जो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है, वही प्लांटी के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरीके से विटेकर ने 5 जगत प्रणाली दी और 5 जगत प्रणालियों को एक्सप्लेन करके समझाया। इसने मोनेरा नंबर 1 पे, प्रोटिस्टा नंबर 2, प्लांट एनिमिलिया नंबर 3, फंजाई 4 और प्लांटी 5। इस तरीके से आप देख करके समझ सकते हैं और इसका विभेदीकरण भी आप अपने से कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनिमेलिया। हमने प्लांटी तक पिछले क्लास में देखा था, आगे एनिमेलिया से इस क्लास में देखना है। इस वर्ग में सभी ऐसे बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं। तो यहाँ पे बहुकोशिक होंगे ही होंगे और यूकैरियोटिक जीव होंगे ही होंगे। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, एनिमेलिया में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। इस वर्ग के जीव विषमपोषी होते हैं,
जब हम लोग देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वही कर पाएंगे जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होगा, और जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा उनकी कोशिका में कोशिका भित्ति भी उपस्थित होगी ही होगी, अर्थात इनमें कोशिका भित्ति नहीं है, अर्थात ये विषमपोषी हैं। इस उपवर्ग की चर्चा हम बाद के खंड में वापस से करने वाले हैं। अब प्रश्न आता है, मोनेरा अथवा प्रोटिस्टा जैसे जीवों के वर्गीकरण के मापदंड क्या है? तो मोनेरा प्रोकैरियोटिक है और प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है। इन दोनों की में बेसिक अंतर क्या है कि एक में केंद्रक उपस्थित होगा, एक में केंद्रक उपस्थित नहीं होगा। एक में प्रोटिस्टा के पास अपनी कोशिकाएं होंगी, अपने केंद्रक होंगे, अपने कोशिकांग होंगे, और उसमें सारे के सारे काम करने के लिए अलग अलग कोशिकांग मौजूद होंगे, जबकि मोनेरा में सारा का सारा काम कोशिका द्रव्य में ही होगा संपन्न। प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक कोशिक यूकैरियोटिक जीव को आप किस जगत जगत में रखेंगे? तो प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, जब भी बात हो गई एक कोशिकीय की, तो एक कोशिकीय के अंतर्गत हम लोग प्रोटिस्टा में रखेंगे। अगर वही बहुकोशिक जीव होता तो फिर उन्हें रखना पड़ता प्लांट में। वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रम में किस समूह में सर्वाधिक समान लक्षण वाले सबसे कम जीव को और किस समूह में सबसे ज़्यादा संख्या में जीवों को रखा जाता है? तो सबसे कम जीव में रखेंगे जाति में, जब हम लोगों ने पढ़ा था किंगडम, किंगडम के अंदर फाइलम, फाइलम के अंदर वर्ग, वर्ग के अंदर गण, गण के अंदर कुल, कुल के बाद फिर आया था, उसके सबसे नीचे में आता है कुल के बाद वंश, वंश के बाद जाति आता है। तो सबसे छोटा वर्ग है जाति और सबसे बड़ा वर्ग है जगत। तो यहाँ पे देखना है सबसे बड़ा वर्ग कौन होगा? जगत। सबसे छोटा वर्ग कौन होगा? जाति। इसी को हमें समझना है। नेक्स्ट है प्लांटी, चूंकि प्लांट्स को अच्छे से अलग तरीके से पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट आता है, सबसे अधिक क्वेश्चन एग्जाम्स में यहीं से बनेंगे। प्लांटी पौधों में प्रथम स्तर का वर्गीकरण इन तथ्यों पर आधारित है कि पादप शरीर के प्रमुख घटक पूर्ण रूपित विकसित हैं अथवा विभेदित हैं या नहीं है। आप इस बात को समझें कि चूंकि अब हम लोग एक किंगडम में विभाजन कर चुके हैं, सभी को अलग अलग किंगडम में रख चुके हैं। अगर प्लांटी का बात किया जाए तो ये यूकैरियोटिक्स कोशिका के बने होंगे, ये बहुकोशिक होंगे, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाएगी और ये प्रकाश संश्लेषण संपन्न करेंगे। जब भी हम किसी भी प्लांट की बात की जाएगी तो ये सारे के सारे तथ्य उन सभी में मौजूद होंगे। अब उन सब में हमको विभेदीकरण करना है, अलग अलग पादपों का एक छोटा सा सब ग्रुप यानी कि वर्ग के अंदर वर्ग का बनाना है। तो उसको किस आधार पर बनाएंगे? तो यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया, पूर्ण रूपेण विकसित एवं विभेदित है या नहीं इनका शरीर, इस आधार पर हम लोग उसको सब वर्ग में सब डिवीजन करेंगे। वर्गीकरण का अगला स्तर पादप शरीर में जल और अन्य पदार्थों को संवहन करने वाले विशिष्ट ऊतकों की उपस्थिति के आधार पर होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ों के आधार पर आपको बताया गया। पहला है जिसमें आपको कहा जाएगा कि पादप शरीर के घटक हैं उपस्थित, विभेदित हैं या नहीं। तो घटक अगर विभेदित हैं तो उनको अलग वर्ग में रखेंगे, और अगर विभेदित नहीं है तो उनको अलग वर्ग में रखेंगे। अब घटक से काम हो गया, तब उसके बाद दोबारा अगर डिवीजन करना है तो उसके लिए आपको कहना पड़ेगा कि इनमें संवहन ऊतक उपस्थित हैं या नहीं है। संवहन ऊतक अगर उपस्थित हैं तो उन्हें अलग वर्ग में रखेंगे, और अगर उपस्थित नहीं है तो उन्हें अलग वर्ग में रखेंगे। इसी बात को समझना है कि अब किंगडम, एक प्लांटिक किंगडम में जो आने वाले अंतर्गत जीवधारी होंगे उनको किस तरीके से आगे विभाजित करना है। तत्पश्चात वर्गीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत यह देखा जाता है कि पौधों में बीज धारण की क्षमता है या नहीं। तो ये तीसरा वर्गीकरण हो गया। पहला हो गया कि वो घटक में विभाजित है या नहीं है, दूसरा है उसमें संवहन ऊतक है या नहीं, और तीसरा विभाजन होगा कि उसमें बीज धारण की क्षमता है कि नहीं। बीज धारण की क्षमता, बीज धारण करने की क्षमता अगर है तो उसमें उसको अलग वर्ग में रखेंगे, और जिसमें नहीं है उसको अलग वर्ग में रखेंगे। और इसी के आधार पर संपूर्ण पादप यानी कि प्लांटी जितने भी वर्ग जगत में आएंगे, जितने भी जीवधारी आएंगे, उन्हें इन्हीं तीनों आधार पर बांटा जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल पूछ सकता है कि संपूर्ण प्लांटी जगत, संपूर्ण प्लांटी किंगडम को आपको विभाजित करना है। तो ऑप्शन एक रहेगा घटक, घटक की उपस्थिति क्या, मतलब घटक में विभेदित होने के आधार पर। दूसरा ऑप्शन रहेगा संवहन ऊतक की उपस्थिति और अनुपस्थिति होने के आधार पर, और तीसरा रहेगा बीज धारण करने की क्षमता के आधार पर। तो आपको जवाब देना है इनमें से सभी। ये तीनों के तीनों ही इनके सही ऑप्शन है, इसी को समझना है हमें। नेक्स्ट है थैलोफाइटा, इन पौधों में शारीरिक संरचना में विविधीकरण नहीं पाया जाता है। तो अब एक बात समझ में आ गया कि कुछ ऐसे पौधे होंगे जो विभेदित होंगे और कुछ हैं जो नहीं होंगे। जो नहीं होंगे वो थैलोफाइटा कहलाएंगे। ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं, अर्थात ये जलीय हैं। इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है।
जबकि एक कोशिकीय शैवाल को हमने प्रोटिस्टा वर्ग में रखा था, लेकिन अभी वर्तमान में हमें देखना है कि ऐसे सवाल, तो यहाँ पे क्या एक कोशिकीय शैवाल है? नहीं, यहाँ पे बहुकोशिकीय शैवालों का बात हो रहा है। ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, एल्वा, स्पायरोगायरा, कारा, ये इन सब का एग्जाम्पल है जो कि हमें याद होना चाहिए। तो इनमें देख सकते हैं यूलोथ्रिक्स की बनावट किस तरीके से है। इनमें शरीर में इनके जो शरीर है, संपूर्ण शरीर को आप उनके पत्तों, तना और जड़ों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। इस कारण ये क्या है, ये सारे के सारे थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट है क्लेडोफोरा। इसमें भी आप देख सकते हैं कि बस यही इसकी स्ट्रक्चर है, इसमें ना जड़ है, ना पत्ते हैं, ना तना है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं एल्वा, इसमें आपको पत्ते जैसी आकृति दिख रही होगी, लेकिन ये केवल एक पत्ता ही संपूर्ण शरीर है, इसमें कोई जड़, तना वगैरह नहीं है। फिर यहाँ पे स्पायरोगायरा है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो और ये कारा है, ये सारे के सारे थैलोफाइटा में आते हैं, ये सभी शैवाल में आएंगे। तब इसी को हमें आगे समझना है। अब नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अधीन क्या आएंगे, तो इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। उभयचर अर्थात एम्फीबियंस, पादप वर्गों का उभयचर कहेंगे। जब हम लोग एनिमल्स को पढ़ेंगे तो एनिमल्स में हम लोग कॉर्डेटा में जाएंगे। कॉर्डेटा में 5 वर्ग आएंगे, मत्स्य, सरीसृप, पक्षी, एनिमल्स मतलब जंतु, सॉरी मैमिलिया, और 5 में आते हैं एम्फीबियंस यानी कि उभयचर। तो उभयचर उन्हें कहते हैं जो कि जल और स्थल दोनों पर रहने योग्य हैं, वो दोनों ही जगह रह सकते हैं। तो इन्हें पादप वर्ग का उभयचर कहा जाएगा ब्रायोफाइटा का, अर्थात ये जल में भी रहने योग्य हैं और स्थल पे भी जीवित रह सकते हैं, दोनों ही जगह रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। यह पादप तनों और पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होते हैं। तो जो नहीं होते हैं उन्हें तो हम लोगों ने थैलोफाइटा कह दिया। अब ये विभाजित हो सकते हैं तब अब इन्हें फर्दर अगर विभाजन करना हो, मतलब अब सारे के सारे ऐसे सारे के सारे पादप जो तनों और पत्तों और जैसे संरचना में विभेदित होंगे, वो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आ गए। अब ब्रायोफाइटा के अंतर्गत हमें और भी बांटना है, तो हमें किसको आधार बनाएं? तो हमने देखा था पहला आधार था उनके घटकों में विभेदीकरण, तो दूसरा आधार था संवहन उत्तकों की उपस्थिति। तो अब हम इनसे पूछेंगे कि संवहन उत्तक उपस्थित है या नहीं है। तो यहाँ पे संवहन उत्तक नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे पहुँचाने के लिए पौधों के अंदर वस्तुओं को, सामानों को, जल को, लवण को, बने पदार्थों को पहुँचाने के लिए विशिष्ट संवहन उत्तक नहीं पाए जाते, तब वो ब्रायोफाइटा कहलाते हैं। अच्छा, तो ब्रायोफाइटा का मतलब केवल यह नहीं है कि उनमें पादप, तना और पत्तों में संरचना में विभेदीकरण है। थैलो ब्रायोफाइटा का मतलब ये भी है कि उनमें विशिष्ट उत्तक, विशिष्ट संवहन उत्तक, जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाएंगे। अच्छा, तो कंप्लीटली अगर बात किया जाए तो ब्रायोफाइटा में विशिष्ट संवहन उत्तक नहीं पाए जाएंगे, अर्थात कुछ में पाए जाते होंगे, तो उनके लिए अलग वर्ग की हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे। फिलहाल ब्रायोफाइटा के उदाहरण के लिए मॉस, फ्यूनेरिया, मार्केसिया, तो इसको आप आकृति में देख सकते हैं, ये रिक्सिया है, ये मार्केसिया है, ये फ्यूनेरिया है। ये इसमें देख सकते हैं आप स्पष्टतः पत्ते बने हुए हैं, तनों को आप देख सकते हैं। तो इन सब आधार पर आप विभेदीकरण कर सकते हैं, जिसमें जड़, तना, पत्ते अलग अलग होते हैं। ब्रायोफाइटा में आएंगे जब जब उनके पास संवहन उत्तक उपस्थित नहीं होंगे। अब कुछ जिनके पास संवहन उत्तक होंगे तो वो टेरिडोफाइटा कहलाएंगे। तो इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है तथा शरीर के एक दूसरे भाग से दूसरे भाग तक जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन उत्तक पाए जाएंगे। अर्थात 2 कंडीशन हमारे फुलफिल हो चुके हैं। पहला कंडीशन कि उनके घटकों में, उनका जो शरीर है घटकों में विभेदित है अथवा नहीं। तो हमने देखा था कि जिसमें विभेदित नहीं था वो थैलोफाइटा कहलाया, और जिसमें विभेदित है वो ब्रायोफाइटा कहलाएगा यदि उनमें संवहन उत्तक अनुपस्थित हैं। अगर उपस्थित है तो टेरिडोफाइटा कहलाएंगे। अब 2 चीज़ों का हमने इस्तेमाल कर लिया। अब तीसरा चीज़ क्या था, उनमें बीज धारण की क्षमता। अगर बीज धारण की क्षमता होगी तो उनके लिए कुछ और नाम होगा, और जिनमें नहीं होगी उनके लिए कुछ और नाम होगा। तो इनमें एक बात स्पेशल ध्यान रखना है कि इनमें बीज धारण करने की क्षमता नहीं होती है, ये क्रिप्टोगैमस कहलाते हैं। अर्थात जब भी बात किया जाए कि सबसे पहला जो उदाहरण था थैलोफाइटा, तो आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से किस में संवहन उत्तक उपस्थित नहीं है। ऑप्शन में रहेगा थैलोफाइटा भी और ब्रायोफाइटा भी। तो दोनों ही आंसर हैं, क्योंकि थैलोफाइटा में जब उनका शरीर ही विभेदित नहीं है तो उनमें संवहन उत्तक कहाँ से पाए जाएंगे, अर्थात संवहन उत्तक इसमें तो नहीं ही पाए जाएंगे, बाकी ब्रायोफाइटा में भी नहीं पाए जाते थे। तो ये एक विकास का क्रम है, आपको ये समझना है। जैसे आपको आपको एक ट्री के रूप में समझना है। एक समझिए ट्री है, ट्री में ये एक सबसे ऊपर में जो है सारे के सारे पादप हैं। कुछ पादप होंगे जिनके पास
विभेदीकरण नहीं होंगे और कुछ में विभेदित होंगे। तो जिनमें विभेदित होंगे तो वो फर्दर और विभाजन होगा उनका। उनमें से कुछ होंगे जिनके पास संवहन उत्तक नहीं होंगे, कुछ में संवहन उत्तक होंगे। तो संवहन उत्तक जिनमें होंगे उनका फिर से फर्दर विभाजन होगा। जिनमें उनमें से किसी के पास बीज धारण करने की क्षमता होगी और किसी में नहीं होगी। जिनमें नहीं होगी वो रुक जाएंगे, फिर जिनमें होगी उनको फर्दर और विभाजन करेंगे, मोनोकॉट होंगे या डाइकॉट होंगे। तो इस तरीके से विभाजन आगे बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे जब अगर विकास क्रम का अगर बात किया जाए तो अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये विभेदित है, ये टेरिडोफाइटा कहलाएंगे, सॉरी ब्रायोफाइटा कहलाएंगे। ये थैलोफाइटा थे, ये ब्रायोफाइटा है। तो जो चीज़ ब्रायोफाइटा में ही नहीं है वो चीज़ थैलोफाइटा में भी नहीं होगा, क्योंकि ये विकास का क्रम है। ये विकास क्रम इसी वे में आगे बढ़ रहा है। तो जो चीज़ ब्रायोफाइटा में नहीं है वो थैलोफाइटा में भी नहीं होगा। जो चीज़ टेरिडोफाइटा में नहीं है वो ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा में भी नहीं होगा, दोनों में ही नहीं होगा। तो इस आधार पर यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिनमें भी जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं तथा जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है उन्हें क्रिप्टोगेमस कहेंगे। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि क्रिप्टोगेमस के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? तो टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा तीनों के तीनों ही आ जाएंगे क्रिप्टोगेमस में। और कुछ ऐसे जीव होंगे जो जिनमें जनन अंग पूर्ण रूप से विकसित होंगे, जो जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते होंगे, यानी कि बीज धारण करने की क्षमता होगी, उन्हें फेनरोगेमस कह दिए। अब आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा फेनरोगेमस है? ऑप्शन मिलेगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो इनमें से कोई सा भी नहीं। तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। जो चीज़ विकास क्रम में नीचे जाकर के मिल रही है वो तो ऑब्वियस है कि उनसे ऊपर वाले में भी नहीं होगी। जब इनके पास नहीं है तो इनके नीचे वाले में है, अर्थात इनमें भी नहीं है, तो इनसे ऊपर वाले में जो है विकास क्रम में जो इनसे पहले आए उनके पास तो और भी नहीं होगा। बीज लैंगिक जनन के बाद उत्पन्न होता है। बीज के अंदर भ्रूण के साथ संचित खाद्य पदार्थ होता है। अब ये संचित खाद्य पदार्थ का क्या काम है? तो ये संचित खाद्य पदार्थ होता है जब बीज का प्रस्फुटन होगा, जब वो सुषुप्ता अवस्था से जागेगा तो उस समय उसके लिए खाद्य पदार्थ होना चाहिए जिससे वो पोषण प्राप्त करके अपने शरीर को ग्रो करेगा। तो जब हम जानते हैं कि बीज में दो भाग होते हैं, एक मूलांकुर और प्रांकुर, जब उसका प्रस्फुटन होगा तो एक भाग मूलांकुर के रूप में जमीन के नीचे जाएगा, एक प्रांकुर के रूप में जो कि तना के रूप में बाद में विकसित होने वाला है वो जमीन के विपरीत यानी कि हवा में ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो उस समय बढ़ने के लिए उसके पास पोषण की अति आवश्यकता होती है और उस समय उनको पोषण पहुंचाने के लिए बीज में पहले से ही पोषण के खाद्य पदार्थ होंगे। नेक्स्ट है जिसका जिसका उपभोग या उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास एवं अंकुरन के समय होता है। बीज की अवस्था के आधार पर इस वर्ग के पौधों को पुनः दो वर्गों में विभक्त किया जाता है। एक होते हैं जिम्नोस्पर्म, नग्न बीज, जिसमें बीज उत्पन्न करने वाले पौधे होंगे, और एक होंगे एंजियोस्पर्म जिसमें फल के अंदर बंद रूप में बीज होते हैं। तो एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जिसको समझना है। विज्ञान की भाषा में फल किसको कहते हैं? विज्ञान की भाषा में फल का तात्पर्य है रिपेन ओवरीज। जैसे कि जो अंडाशय जो पक जाते हैं उन्हीं को विज्ञान की भाषा में फल कहा जाता है, जिसमें भिंडी भी आ जाएंगे, करेला भी आ जाएंगे, ये सब फल हैं क्योंकि इनके अंदर में बीज पाए जाते हैं। जो नग्न बीजी होते हैं उनका सीधा आप समझिए, जिनको जिम्नोस्पर्म हम लोग कह रहे हैं, उनमें फल नहीं लगते हैं। तो जिनमें भी फल नहीं लगते हैं, ये फल कौन से फल हैं? जो विज्ञान की भाषा में फल हैं, इनके अंदर फल नहीं लगेंगे, उन्हें नग्न बीजी कहेंगे, जिनके पास नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे होंगे। और एंजियोस्पर्म होंगे जिनके फल के अंदर बीज उत्पन्न होंगे, उनको एंजियोस्पर्म कहेंगे। तो यही कुल 5 हैं। आपसे मैंने कल ही कहा था कि पादपों को 5 डिविजन्स में बांटा जाता है। वो 5 डिविजन्स कौन से हैं? तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन्हीं पाँचों को आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएंगे फोर्थ और ये हो जाएंगे फिफ्थ। ये पांचों के पांचों डिविजन्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म इस शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्द यानी कि ग्रीक लैंग्वेज के शब्दों से मिलकर बना है, जिम्नो और स्पर्मा। जिम्नो का अर्थ होता है नग्न और स्पर्मा का अर्थ होता है बीज। मतलब जिसमें नग्न बीजीय पौधे होंगे उन्हें जिम्नोस्पर्म कहेंगे। ये पौधे बहुवर्षीय सदाबहार, बहुवर्षीय मतलब सालों भर, सदाबहार और काष्ठीय होते हैं, इनमें काष्ठ होता है। उदाहरण के लिए पाइनस और साइकस, जिसका आप आकृति में देख सकते हैं, ये खजूर टाइप का स्ट्रक्चर, जो खजूर समझते होंगे, नारियल वगैरह टाइप का स्ट्रक्चर इस टाइप का होगा, वो सभी आपके जिम्नोस्पर्म में आएंगे। नेक्स्ट आता है एंजियोस्पर्म। यह दो ग्रीक शब्द एंजियो और स्पर्मा से मिलकर बनी है। एंजियो का अर्थ होता है ढका हुआ और स्पर्मा का अर्थ होता है बीज।
तो यहाँ पे जो ढके हुए बीज होंगे उन्हें एंजियोस्पर्मा कहेंगे। इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है। इनमें पुष्प लगते हैं, वही पुष्प जब पक जाते हैं, पुष्प का एक भाग अंडाशय भी होता है, जब वो पक जाएगा उसके अंदर बीज होंगे तो उन्हीं को फल कहा जाएगा, और जिनमें भी फल उपस्थित होंगे उन्हें एंजियोस्पर्मा हम लोग कह देंगे। अर्थात इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं। इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है, जो बाद में फल बन जाता है, पकने के बाद फल बन जाएंगे। बीजों में बीज पत्र होता है, बीज के अंदर बीज पत्र होगा, जो बीज के अंकुरण के पश्चात हरा हो जाता है। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर स्पर्म वर्ग को भी दो भागों में बांटेंगे, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री। एक बीजपत्र वाले पौधे को एक बीजपत्री कहेंगे और दो बीजपत्री वाले पौधों को द्विबीजपत्री कहेंगे। तो अगर इसका एक चार्ट बनाया जाए, जो कि नेक्स्ट में चार्ट लिखा ही हुआ है, उसको समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर पादप की बात की जाए, यहाँ पे इसको मिटा के फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। पादप के डिविजन्स होंगे, पादप में डिविजन्स पाए जाते हैं, जंतु वर्ग में फाइलम होते हैं, तो पादप जगत है और पादप जगत के अंदर बहुत सारे डिविजन्स होंगे। तो मैं फिलहाल उनका नामकरण कर दे रहा हूँ। थैलोफाइटा नंबर 1, नंबर 2 ब्रायोफाइटा, नंबर 3 टेरिडोफाइटा, नंबर 4 जिम्नोस्पर्म, नंबर 5 एंजियोस्पर्म। ये 5 हैं जो पादप के डिविजन्स होते हैं। आपसे कई बार सवाल पूछे जाएंगे कि पादप जगत में कुल कितने डिविजन्स हैं, तो आपको बताना है, इन्हीं 5 का नाम बताना है। अब इसमें आप समझने का प्रयास करना है कि पादप है, और पादप को विभाजित करने के लिए हमने 3 लक्षण देखे थे। वो 3 लक्षण कौन कौन से थे? एक घटकों में विभेदीकरण होने की अवस्था, किसी में विभेदित होंगे हैं घटक के रूप में और किसी में नहीं होंगे। दूसरा था उनमें संवहनी उत्तकों की अवस्थिति, संवहनी उत्तक अवस्थित हैं अथवा नहीं है। और तीसरा और अंतिम था कि उनमें बीज धारण करने की क्षमता, बीज धारण करने की क्षमता है या नहीं। इन तीनों कंडीशंस के आधार पर हम ये इन 5 डिवीजनों को देखने वाले हैं। सबसे पहला है पादप। तो पादप में पादप शरीर बिना विभेदन के, जिसमें विभेदन नहीं हो, जिसमें जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं हो, वो थैलोफाइटा कहला जाएंगे। अब जिनमें विभेदित होंगे तो उनमें भी हम 2 कंडीशन देखेंगे वापस से। पहला कंडीशन जब फुलफिल हो जाएगा तब दूसरा देखेंगे कि संवहनी उत्तक हैं अथवा नहीं है। जिनमें संवहनी उत्तक नहीं है वो ब्रायोफाइटा कहलाएंगे, और जिनमें उपस्थित है, जिनमें संवहनी उत्तक उपस्थित है, फिर उस पर दूसरा कंडीशन, जब संवहनी उत्तक वाला कंडीशन लग गया तब हम लोग देखते हैं बीज धारण करने की क्षमता। बीज धारण करने की क्षमता नहीं है तो वो टेरिडोफाइटा कहलाएंगे। और बीज उत्पन्न करने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें फेनरोगेमस कहते हैं। और उसका भी वापस से देखेंगे, उसमें नग्न बीजी हैं या फलों के अंदर बीज हैं। अगर नग्न बीजी हैं तो वो जिम्नोस्पर्म कहलाएंगे, अगर फलों के अंदर बीज हैं तो वो एंजियोस्पर्म कहलाएंगे। और एंजियोस्पर्म के बारे में एक और लाइन, लास्ट लाइन, कि अगर उनमें 2 बीजपत्र हैं उनके बीज में तो द्विबीजपत्री कहलाएंगे, अगर एक बीजपत्र वाले बीज हैं तो एक बीजपत्री कहलाएंगे। तो अगर हमसे पूछा जाए एक बीजपत्र का परिभाषा दो तो कैसे देंगे? पादप जगत में विभेदित शरीर वाले संवहनी उत्तक के साथ हो, बीज उत्पादित करने वाले, जिनके बीज फलों के अंदर मौजूद होते हैं और जिनमें एक बीजपत्र होते हैं, उन्हें ही एक बीजपत्री पौधे कहेंगे। तो इस तरीके से ये एक फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करके आप निम्नलिखित का भी उत्तर कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि जिम्नोस्पर्म को परिभाषित करो, तो ऐस पादप जगत में विभेदित पादप शरीर वाले संवहनी उत्तक सहित और जिनमें बीज धारण करने की क्षमता नहीं होती है वो क्या कहलाएंगे? जिम्नोस्पर्म कहलाएंगे। सॉरी, यहाँ पे गलती बोला मैंने, जीव जीव धारण करने की नहीं होगी तो वो टेरिडोफाइटा आ जाएंगे। और जिनमें बीज उत्पादित करते हैं लेकिन उनके बीज जो हैं वो फल के अंदर नहीं पाए जाएंगे, तो वो जिम्नोस्पर्म कहलाएंगे। अगर यहीं पे टेरिडोफाइटा का बारे में बोला जाए तो ऐसे पादप जगत में जिनमें विभेदित पादप शरीर होंगे, संवहनी उत्तक उपस्थित होंगे और बीज धारण करने की क्षमता नहीं होगी, वो टेरिडोफाइटा कहलाएंगे। तो सिर्फ आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि इनमें से किस में बीज धारण करने की क्षमता नहीं है, तो सिर्फ अगर बीज धारण करने की क्षमता किन में नहीं है आपसे ये पूछा जाए तो इसका जवाब देना होगा, तो आप कहिएगा टेरिडोफाइटा में भी तो बीज धारण करने की क्षमता नहीं है, ब्रायोफाइटा में भी तो बीज धारण करने की क्षमता नहीं है, थैलोफाइटा में भी बीज धारण करने की क्षमता नहीं है। तो इनके लिए कुछ एक नाम होना चाहिए। जैसे बीज जिनमें धारण करने की क्षमता उन्हें फेनरोगेमस कह रहे हैं, तो जिनमें बीज धारण नहीं करने की क्षमता है उन्हें क्या कहेंगे? क्रिप्टोगेमस।
क्रिप्टोगेमस। क्रिप्टोगेमस। तो आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्टोगेमस है, तो आपको थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तीनों ही जवाब देना है। आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे कौन है जिनमें संवहनी उत्तक पाए जा रहे हैं, तो संवहनी उत्तक पाए जाने वाले में सारे के सारे हैं, जिनको मैं अभी ब्लैक कलर से दिखाने वाला हूँ। संवहनी उत्तक में टेरिडोफाइटा भी है जिनमें संवहनी उत्तक पाए जा रहे हैं, जिम्नोस्पर्म भी है जिनमें संवहनी उत्तक पाए जा रहे हैं, एंजियोस्पर्म भी है जिनमें संवहनी उत्तक पाए जा रहे हैं। लेकिन ब्रायोफाइटा में संवहनी उत्तक नहीं पाए जा रहे हैं, थैलोफाइटा में संवहनी उत्तक नहीं पाए जा रहे हैं। तो आपसे इसी फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करके आपसे निम्नलिखित बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बस इन्हीं कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे आपके। नेक्स्ट है, ये क्रियाकलाप को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस क्रियाकलाप का इस्तेमाल करके आप एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों के बीच का अंतर को समझ पाइएगा। कह रहा है भिगोए हुए चने, गेहूं, मक्का, मटर और इमली के बीज लीजिए। भीगे हुए बीज जल अवशोषण के कारण नरम हो जाएंगे। जब वो जल अवशोषित कर लेते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं। इन बीजों के दो भाग में बांटने का प्रयास कीजिए। क्या इनमें सभी के बीज फटकर या बंटकर दो भागों में बंट जाते हैं? नहीं, सभी में नहीं बटेंगे। जिनमें बट जाएंगे उन्हें द्विबीजपत्री कहेंगे, जिनमें नहीं बटेंगे उन्हें एक बीजपत्री कहेंगे। जिन बीजों में दो दालें दिखाई देती हैं वो द्विबीजपत्री कहलाएंगे, और जो नहीं फूटते, दालें नहीं दिखाई देती, तो वे एक बीजपत्री कहलाते हैं। अब इन पौधों की जड़ों, पत्तियों और फूलों को देखें। ये तो हुआ उसके बीज के आधार पर। तो आप बीज को पहले पानी में डाल के फुलाइएगा, मतलब जल अवशोषण करवाइएगा, और उसके आधार पर फिर उसको बांटने का प्रयास कीजिएगा। तब तो इसमें बहुत सारा समय लग जाएगा, क्योंकि अगर आपको पौधे को देखकर पहचानना है कि वो एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री, तो आप कैसे पहचानिएगा? तो उसके लिए बता रहा है, क्या ये जड़ें मूसला जड़ें हैं या फिर रेशेदार हैं? अगर मूसला जड़ें हैं तो फिर वो द्विबीजपत्री होंगे, और अगर रेशेदार जड़ें हैं तो वो एक बीजपत्री होगा। फिर आगे देखिए, पत्तियों में समानांतर रेखाएं हैं या जालीवत शिरा विन्यास है? समानांतर शिरा विन्यास के बारे में आप देख सकते हैं, जैसे कि ऊपर में ही आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि समानांतर शिरा विन्यास किसे कहेंगे और जाली। देखिए, जब आप घास को देखिएगा तो घास में एक पौधे का एक पत्ते को, इस पत्ते को देखिए, इसमें एक लाइन देखिएगा बीच में लंबा सा रहेगा। और वहीं अगर जालीनुमा देखिएगा तो उसमें एक तो आएगा, उसके साथ साथ बंटवारा बहुत सारे रहेंगे। तो ये है जालीनुमा स्ट्रक्चर, और एक है ये सिरानुमा। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि पत्तों को देखकर आप पहचान सकते हैं कि पत्तों में अगर समानांतर शिरा विन्यास है तो वो एक बीजपत्री हैं, और जालिकावत शिरा विन्यास है तो वे द्विबीजपत्री हैं। इन पौधों के फूलों में कितनी पंखुड़ियां हैं? अगर मान के चलिए आप पत्ते नहीं दिखा रहा, आपको एग्जामिनर आपको पंखुड़ी दिखा रहा है, तो पंखुड़ी में आप कैसे समझिएगा कि ये एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री? तो जिस जिस पौधे के फूल में आपको तीन या उसके गुणक के रूप में आपको फूल के दिखाई देंगे तो वो होंगे एक बीजपत्री, और अगर 4 या 5 दिखाई देंगे तो वो आपके द्विबीजपत्री कहलाएंगे। तो इस बात को समझना है कि आप फूल को भी देखकर समझ सकते हैं एक बीजपत्री है कि द्विबीजपत्री। अगर उसके फूल में 3 पंखुड़ियां हैं तो वो एक बीजपत्री की होगी, अगर 4 या 5 पंखुड़ियां हैं तो वो द्विबीजपत्री के होंगे। अब इससे अधिक मान के चलिए 8 हैं, 10 हैं, तब भी आप द्विबीजपत्री देख के समझ सकते हैं, क्योंकि 4 और 5 के अगर गुणज हैं तो वह द्विबीजपत्री में ही आएंगे। क्या आप एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों के एक और अधिक लक्षण अपने अवलोकन के आधार पर लिख सकते हैं? तो ये सारे ही अवलोकन थे। इन इन सभी अवलोकनों को देख करके आप समझ सकते हैं कि उनके पत्तियों के आधार पर, उनके बीज के आधार पर, उनके फूलों के आधार पर आप पहचान सकते हैं कि कौन सा एक बीजपत्री है और कौन सा द्विबीजपत्री है। सरलतम पौधों को किस वर्ग में रखा जाता है? तो सबसे सरलतम, जब सरलतम पूछा जाएगा तो सबसे सरलतम थैलोफाइटा है, सबसे सरलतम पौधा। क्योंकि पौधा प्लांट किंगडम में सबसे पहले हम लोगों ने थैलोफाइटा को पढ़ा, और उसके बाद जब शुरू से बाद के टर्म में आ रहे हैं, अर्थात सबसे पहले सबसे कम विकसित होगा और उसके बाद धीरे 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 विकसित होते चले जाएंगे। तो सबसे सरलतम पौधा थैलोफाइटा है। टेरिडोफाइट और फेनरोगेम्स में क्या अंतर है? टेरिडोफाइटा में क्या है कि उनमें बीज धारण करने की क्षमता नहीं है, वो क्रिप्टोगेमस हैं, जबकि फेनरोगेमस में बीज धारण करने की क्षमता है। तो ये आधार पर ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या अंतर है? जिम्नोस्पर्म में जो बीज है वो फलों के अंदर में नहीं होता है, वो नग्न बीजी होते हैं, और एंजियोस्पर्म में जो बीज है वो फलों के अंदर पाए जाते हैं। तो इस आधार पर आप जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में भी विभेदीकरण कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था पादप के बारे में। पादप के बारे में पांच पांच
सबसे डिविजन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और उसको समझने का प्रयास किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनमें से सभी के बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी है। हम लोगों ने डेवलप्ड बॉडी में देखा कि किसी के पास संबंध सबसे पहले कि डेवलप्ड बॉडी है या नहीं। डेवलप्ड बॉडी का अर्थ है कि उनके घटकों में विभेदीकरण है या नहीं, उसके आधार पे हमने बाँटा। फिर हमने देखा संवहनी ऊतक है या नहीं, फिर उसके आधार पे बाँटा। फिर उसके बाद देखा कि बीज धारण करने की क्षमता है या नहीं, फिर उसके आधार पे बाँटा। फिर देखें कि बीज की अवस्था किस आधार पे है, मतलब बीज जो है वो फल के अंदर है या फल के अंदर नहीं है, फिर उसके आधार पे बाँटा। और लास्ट में एंजियोस्पर्म को हमने एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के आधार पे बाँटा।